जय हिंद। कॉन्सेप्ट होगा तो रिजल्ट होगा में आपका स्वागत है। आज हम बिहार पुलिस का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो 25/8/2024 को पूछा गया था वो हम आज एनालिसिस कराएंगे। अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर ले, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि बहुत से जुड़ सके और इसका लाभ उठा सके। लाइक जरूर करिएगा। चलते हैं आज के क्वेश्चन नंबर 1 पर। सूर्य तारों के जिस परिवार संबंधित है उसे क्या कहा जाता है? अगर ये सवाल है तो इसका आंसर क्या होगा, ये जानने से पहले हम कुछ चीज़ों को जान लेते हैं ताकि आपको आंसर देने में सुविधा होगा। चलिए जी, बात करेंगे सबसे पहले नेबुला का। ये देखिए हमने बनाया आपको, ये है नेबुला। क्या बना दिया? नेबुला। नेबुला को हिंदी में कहते हैं निहारिका। क्या बोलते हैं हिंदी में? निहारिका बोलते हैं। और इंग्लिश में बोलते हैं इसको नेबुला। अगर आपसे कहा जाए कि ये निहारिका किसका बना होता है तो ये बना होता है धूल का और किसका? गैस का। और ये धूल और गैस इस तरह से होते हैं जो बादल के रूप में दिखाते हैं। किस रूप में दिखाते हैं? बादल के रूप में दिखाते हैं। बादल के रूप में आपको दिखाई देंगे। क्लियर हो गया? इसी में ये जब आपका गुरुत्वाकर्षण, अगर हम बात करें यहाँ पर कि गुरुत्वाकर्षण अगर बढ़ जाएगा, ग्रेविटेशनल फोर्स बढ़ जाएगा तो इनमें क्या होगा? नाभिकीय संलयन होगा। क्या होगा? नाभिकीय संलयन होगा। नाभिकीय संलयन होगा तो क्या होगा? ये जल उठेंगे। जल उठेंगे तो ताप का इनके अंदर क्या हो जाएगा? ताप आ जाएगी, यानी उष्मा आ जाएगी इनके अंदर। और इनके अंदर उष्मा यानी कि टेम्परेचर बढ़ जाएगा तो इसे ही कहा जाता है आपका तारा। नाम बदल गया, अब हो गया क्या? तारा हो गया। तो इनका नाम हो गया आपका तारा। इनका नाम हो गया तारा। क्लियर हो गया? निहारिका पहले हमने लिया। निहारिका क्या है? तो धूल और गैस के बादल हैं। इनको निहारिका, इंग्लिश में नेबुला बोलते हैं। ग्रेविटेशनल फोर्स बढ़ गया तो नाभिकीय संलयन होगा। नाभिकीय संलयन होगा तो क्या होगा? इनका टेम्परेचर बढ़ जाएगा और ये जल उठेंगे, जिस कारण इनका ताप बढ़ जाएगा। और ताप बढ़ने से उष्मा भी होगा, प्रकाश भी होगा। चलिए बात करते हैं कि इसमें क्या हो गया? नाभिकीय संलयन हुआ। तारा में क्या हुआ? नाभिकीय संलयन। क्लियर हो गया? नाभिकीय संलयन से क्या होगा? नाभिकीय संलयन का मीनिंग क्या होगा अगर पूछ लिया जाए तो कहेंगे हाइड्रोजन किस में बदलेगा? हीलियम में बदल जाएगा। H2 किस में बदलेगा? हीलियम में। अब बात करेंगे इसके बदलने से क्या होगा? उष्मा और प्रकाश निकलेंगे। क्या निकलेंगे? उष्मा प्लस में प्रकाश। क्या ताप भी उत्सर्जित होगा तो ऑब्वियस ताप बढ़ जाएगा। और ताप कितना हो जाएगा? 6000 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा। क्लियर हो गया? कहा जाए कौन सी अवस्थाएं में होगी, यहाँ पर जो पदार्थ है कौन सी अवस्थाएं में होगी, तो ध्यान रखेंगे प्लाज्मा अवस्था। कौन सी अवस्था? प्लाज्मा अवस्था। पदार्थ की मुख्यतः 3 अवस्था है: ठोस, द्रव, गैस। वैज्ञानिक के अनुसार पूछ ले, ठोस, द्रव, गैस, प्लाज्मा और बोज आइंस्टीन। यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। अब चलते हैं आगे। ये तारा जो है हमेशा तो इसमें ईंधन नहीं रहेगा। ईंधन में क्या होगा? कमियां होगी। अब ईंधन में अगर कमी हुई, किसमें? ईंधन में कमी। ईंधन में कमी होगी। ईंधन में कमी होगी तो ये बना देंगे आपका आपका लाल दानव। क्या बनाएंगे? हम यहाँ लिख देते हैं लाल दानव। लाल दानव बनाएंगे। ये हो गया आपका लाल दानव, ये बना देंगे। दानव हो गया, लाल दानव बनाएंगे। ईंधन में कमी होगी तो क्या होगा? ईंधन में कमी होगा तो इनका साइज भाई साहब बढ़ जाएगा। क्लियर हो गया? तो यही हमने कहा कि लाल दानव बनेगा कब? जब ईंधन में की कमी हो जाएगी। किस में? तारा में। ईंधन की कमी होती क्या होगा? क्या प्रभाव पड़ेगा? साइज बढ़ जाएगा। साइज बढ़े तो क्या बनेगा? लाल दानव आपका बनेगा। अब बात करते हैं यहाँ पर कि लाल दानव बन गया। अब इसके आगे कहानी क्या होगा? तो इसके बाद आगे ये अगर छोटा साइज में रहा, साइज में कैसा रहा? छोटा। देखिए 2 तरह का साइज होगा। एक साइज में बड़ा हो सकता है और एक क्या हो सकता है? छोटा।
एक हो सकता है छोटा और एक क्या हो सकता है, बड़ा। हम छोटा का फिलहाल बात कर रहे हैं कि छोटा अगर होगा तो क्या होगा, छोटा अगर होगा तो तारा चमकना कम कर देगा। तारा क्या करेगा, चमकना कम कर देगा। तारा चमकना कम कर देगा, कम कर देगा। और अगर तारा चमकना कम कर देगा तो कहा जाएगा उसको, आपको कहा जाएगा उसका नाम श्वेत वामन। क्या नाम देंगे उसको, श्वेत वामन। हो गया, तो इसका नाम पड़ गया श्वेत वामन। श्वेत वामन का ही दूसरा नाम जीवाश्म तारा भी है। इसका दूसरा नाम क्या है, जीवाश्म तारा। हो गया। अब हम बात करेंगे इसी में कि जीवाश्म तारा अगर ये पूर्णतः, ये भी चमकेगा थोड़ा कम, लेकिन अगर पूर्णतः बंद कर दे, क्या कर दिया, पूर्णतः चमकना बंद, पूर्णतः चमकना बंद, पूर्णतः चमकना बंद कर दिया तो क्या नाम पड़ेगा इसका, इसका नाम पड़ जाएगा काला वामन। क्या नाम पड़ेगा, काला वामन। क्लियर हो गया होगा। अब हम चलते हैं अब इसके तरफ कि अगर 12 होगा तो क्या होगा। 12 होगा तो भाई साहब इसमें विस्फोट होगा। क्या होगा, विस्फोट होगा। यहाँ लेते हैं विस्फोट, 12 है तो उसमें क्या होगा, विस्फोट होगा। विस्फोट होगा तो क्या बनाएगा, ये बनाएगा आपका अभिनव तारा। क्या बना के देगा, अभिनव तारा बना देगा। और ये अभिनव तारा को ही इंग्लिश में क्या बोलते हैं, सुपरनोवा। क्या बोल देते हैं, सुपरनोवा बोल देते हैं इसको इंग्लिश में। ये टूटेगा तो ये जब टूटता है आपका तो ये बना देता है, ये बना देता है आपका 3 बनाएगा। कितने बनाएगा, 3। और 3 में एक बड़ा साइज होगा, एक उससे छोटा, एक छोटा। हम बात करेंगे इसका नाम है न्यूट्रॉन। क्या नाम है इसका, न्यूट्रॉन। इसकी नाम बात करेंगे तो इसका नाम है आपका प्लसर और इसका नाम क्यूसर। क्यूसर है नाम इसका। तो अब बात करें, न्यूट्रॉन बड़ा होता है साइज में। ये जो है आपका प्लसर जो होता है ये चमकीला होता है। कैसा होता है, तो ये चमकीला होता है। और इसमें बात करेंगे प्लसर में चुंबकीय गुण होता है। कौन सा गुण होता है, चुंबकीय गुण होता है। अब बात करेंगे इसमें कि न्यूट्रॉन आगे जा कर के सिकुड़ना शुरू कर देता है। क्या करता है, सिकुड़ना शुरू, सिकुड़ेगा, डेंसिटी हाई, और डेंसिटी हाई होगा तो इसी का नाम कहा जाता है आपका ब्लैक होल। क्या कहता है, इसी का नाम पड़ेगा ब्लैक होल। इसी का नाम पड़ेगा ब्लैक होल। हो गया, क्या नाम पड़ेगा, ब्लैक होल। ब्लैक होल आपका नाम पड़ेगा। क्लियर हो गया। एक बार हम पूरे डायग्राम को एक बार हम दिखा देते हैं आपको, जैसे कि आपको इससे दिक्कत, जिससे आपको इसमें दिक्कत ना हो। चलिए, पहला हमने लिया निहारिका। सवाल आएगा निहारिका क्या है, तो निहारिका जो है उसको इंग्लिश में नेबुला बोलते हैं। और ये धूल और गैस का रूप है जो बादल के रूप में रहते हैं। इसके बाद कहा गया कि इसमें ग्रेविटेशनल फोर्स इंक्रीज करेगा तो नाभिकीय संलयन होगा। नाभिकीय संलयन होगा तो इसमें क्या होंगे, नाभिकीय संलयन आने से इसमें जल उठेंगे, इसमें के जो हैं, और जलेंगे तो किसका निर्माण होगा, तारा का निर्माण होगा। नाभिकीय संलयन में क्या होता है, तो हाइड्रोजन बदलता है हीलियम में, उष्मा और प्रकाश देंगे। ताप कितना तक चला जाता है, 6 डिग्री सेल्सियस तक सरफेस टेम्परेचर। कौन सी अवस्था में, प्लाज्मा। एक और चीज़ बात कर लेते हैं यहाँ पर कि तारा का जो रंग है वो किस पर निर्भर करता है, तो ये निर्भर करता है पृष्ठ ताप पर। किस पर निर्भर करता है, पृष्ठ ताप पर। हो गया। अब हम बात करेंगे पृष्ठ ताप पर कैसे निर्भर करेगा ये। अगर कम रहा, ताप क्या रहा, कम, तो कहा जाएगा कि ये कैसा होगा, तो ये जो होगा आपका, ये जो होगा वो लाल होगा। कैसा होगा, लाल होगा। अगर हम बात करें ज़्यादा अगर हो गया, क्या हो गया, ज़्यादा होगा तो ये आपको सफ़ेद दिखाई देगा। इसका रंग बदल जाएगा, क्या हो जाएगा, सफ़ेद हो जाएगा।
अगर हम बात करें बहुत ज़्यादा हो गया, बहुत ज़्यादा की बात करेंगे तो ये नीला हो जाएगा। हम ऐसे ये पेज आपको टेलीग्राम चैनल पर दे देंगे, वहाँ से आप इसको बढ़िया से लिखा हुआ है आप उसको लिख लीजिएगा, लिखिएगा ज़रूर, ताकि आपका प्रैक्टिस हो जाएगा, लिखने से ज़्यादा चीज़ें याद होती है। क्लियर हो गया। अब चलते हैं, इसके बाद हमने कहा कि हमेशा तो ईंधन इसमें रहेगा नहीं, ख़त्म हो जाएगा। ईंधन जब ख़त्म होगा तो साइज बढ़ेगा, साइज बढ़ेगा तो नाम का हो गया लाल दानव। लाल दानव दो वेराइटी का हमने बात किया कि एक हो जाएगा आपका एक हो जाएगा आपका छोटा आकार का होगा, एक बड़ा आकार। छोटा वाला जो होगा वो चमकना कम कर देगा, जिसको बोलेंगे श्वेत वामन, और पूर्णतः बंद कर दिया तो लिखेंगे उसको काला वामन। अगर बड़ा रहा तो विस्फोट होगा तो अभिनव तारा, इंग्लिश में बोलते हैं सुपरनोवा। सुपरनोवा तीन गो वेराइटी में तीन पार्टिकल टूटता है, एक न्यूट्रॉन, प्लसर और क्यूसर में। न्यूट्रॉन बड़ा होता है, ये जब सिकुड़ना शुरू करता है तो बनाता है ब्लैक होल। और इस तरह से आपका क्लियर हो गया होगा। कुछ पॉइंटें अभी और है जो हम अगले स्लाइड में बात करेंगे कि ब्रह्मांड के बारे में। किसके बारे में? ब्रह्मांड के बारे में। चलिए ब्रह्मांड के बारे में बात कर लेते हैं, यूनिवर्स के बारे में। तो ब्रह्मांड का जो संरचना है, किसके बारे में बात कर रहे हैं? ब्रह्मांड की संरचना। तो ब्रह्मांड जो बना है हमारा आकाशगंगाओं से मिलके बना है। किससे मिला है? तो हम यहाँ लिख देते हैं आकाशगंगाओं से। आकाशगंगाओं से आकाशगंगाओं से मिलकर क्या बना है? ब्रह्मांड। ब्रह्मांड बना है आपका, ब्रह्मांड बना है। हो गया। कितने? लगभग कितने तो कहा था कि 100 अरब आकाशगंगाओं। कितने बताए जाते हैं? अनुमानतः 100 अरब आकाशगंगाओं से। किससे? आकाशगंगाओं से। आकाशगंगाओं से बना हुआ है ब्रह्मांड। अब कहा जाएगा एक आकाशगंगा जो है किस में कितने तारे होते हैं? तो कहा जाता है 100 अरब तारे हैं। अब तो आपको क्लियर हो गए होंगे कि तारा को मिलाएंगे तो आकाशगंगा, आकाश को मिलाएंगे तो ब्रह्मांड। अगर इसको सिल्लुज में देखा जाए, सिल्लुज में अगर रीजनिंग में बात करें तो ये देखिए तारा, तारा छोटा, उससे बड़ा क्या होगा? आकाशगंगा, आकाशगंगा से बड़ा क्या हो जाएगा? यूनिवर्स। तो इस तरह से आप सिल्लुज में बना सकते हैं। क्लियर हो गया। आगे हम बात करते हैं टॉपिक में कि हम जिस आकाशगंगा में रहते हैं उसका नाम क्या है? तो उसका नाम याद रखिएगा, दुग्ध मेखला। हम जिसमें रहते हैं दुग्ध मेखला। और कहा जाएगा कि आकाशगंगाओं का आकार के आधार पर कितने प्रकार के बांटा गया है? तो ध्यान रखेंगे 3 प्रकार का। कौ प्रकार का? तो आपका आकार के आधार पर जो है आकाशगंगा का 3 प्रकार बताया गया है। 3 प्रकार का बताया गया। एक है सर्पिलाकार, दूसरा बताया गया आपको दीर्घवृत्तीय, और तीसरा बताया गया होगा आपको अनियमित। तो हमारी दुग्ध मेखला जो है, हम जिस आकाशगंगा में रहते हैं वो उसका शेप कैसा है? तो सर्पिलाकार है। क्लियर हो गया। अब चलते हैं, अब जो भी सवाल होगा वो हम देखते हैं। आकाशगंगा को इंग्लिश में क्या कहते हैं? तो आकाशगंगा को इंग्लिश में जो कहते हैं वो है आपका गैलेक्सी। अब चलते हैं, सूर्य तारों के जिस रूप में संबंधित क्या कहा जाएगा? तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? हमारे आकाशगंगा में तो यही है आपका गैलेक्सी कहा जाएगा, और इसमें सूर्य जो है आपका आकाशगंगा में। अब बात करते हैं, सुपरनोवा भी क्लियर हो गया कि बड़ा लाल दानव जो विस्फोट करेगा तो क्या बनेगा? अभिनव तारा। अभिनव तारा का इंग्लिश में क्या था? सुपरनोवा। अगर हम बात करें ब्लैक होल की भी बात कर चुके हैं। ब्लैक होल का निर्माण कब हो रहा था? सुपरनोवा जब टूटा न्यूट्रॉन में, न्यूट्रॉन क्या कर रहा था? डेंसिटी हाई हो जा रहा था, क्या बना रहा था? ब्लैक होल बना दे रहा था। गुरुत्वाकर्षण काफ़ी हाई होता है उसका। आगे चलते हैं ओलंपिक के बारे में। ओलंपिक में अगर हम बात करें तो ओलंपिक खेल के बारे में भी हम कुछ जानकारी ले लेते हैं। इसके लिए भी हम एक स्लाइड ले लेते हैं आपका। चलिए स्लाइड पर देखिएगा। पहला सवाल ये है कि ओलंपिक दिवस कब मनाया जाता है? पहला सवाल ये है, ओलंपिक दिवस कब मनाया जाता है? तो याद रखेंगे 23 जून को मनाया जाता है। शुरुआत कब से हुई? अगर शुरुआत पूछ ले आपसे, क्या पूछ ले?
शुरुआत आपसे पूछ ले तो शुरुआत कहिएगा 1948 ईस्वी से। हो गया। बात करेंगे कि पहला बार कब खेला गया, प्राचीन अगर पूछ ले, दो तरह में, दो पार्ट में बांटा गया, एगो प्राचीन एगो आधुनिक। क्यों बांटा गया खुद पता चल जाएगा। प्राचीन ओलंपिक की अगर बात करें, प्राचीन ओलंपिक जो है ये कब खेला गया था, तो 776 ईसा पूर्व में। बिहार पुलिस में पूछा हुआ सवाल है ये। 776 ईसा पूर्व में खेला गया। कहाँ पर खेला गया, तो यूनान के ओलंपिया में। यूनान के ओलंपिया में, यूनान के ओलंपिया में, यूनान के ओलंपिया में। क्लियर हो गया। आगे बात करेंगे कि एक क्या उसके बाद क्या हुआ, तो ये एक बार ही हो पाया। कितने बार हो पाया, एक बार ही हो पाया, एक बार ही हो पाया। उसके बाद जो राजा थे रोम के, उन्होंने क्या कर दिया, इस पर प्रतिबंध लगा दिया। कहाँ के राजा, तो रोम के राजा जो थे, रोम के राजा, रोम के राजा जो थे, इस पर उन्होंने प्रतिबंध लगा दिया। उस राजा का नाम क्या था, थियोडोसियस। थियोडोसियस, थियोडोसियस जो थे, इन्होंने इस पर रोक लगा दिया। कहा कि ये ओलंपिक नहीं खेला जाएगा। क्लियर हो गया। एक बार फिर से देख लीजिए हमने क्या बताया। ओलंपिक दिवस बताया 23 जून को। शुरुआत मनाने का कब से शुरू हुआ, 1948 से। प्राचीन ओलंपिक कब खेला जाता था, 776 ईसा पूर्व में। ये कहाँ पर, तो यूनान के ओलंपिया में हुआ, लेकिन एक ही बार हुआ। तब तक रोम के जो राजा थे, वो उनका नाम जो था वो था थियोडोसियस। उन्होंने इसको क्या कर दिया, बंद कर दिया, आदेश दे दे कि नहीं होगा। देखिए अगर ये आपको PDF इसका चाहिए, पेज चाहिए, तो ये टेलीग्राम जो चैनल है वो हम लिख देते हैं यहाँ पर, कुमार क्लासेस, कुमार क्लासेस 9। यहाँ से जाकर के आप पेज प्राप्त कर सकते हैं। ये हम वहाँ पर डाल देंगे आज वाला पेज। आप जाकर के वहाँ ज्वाइन करके ले लीजिएगा, कुमार क्लासेस 9। जिनको भी दिक्कतें हुई है लिखने में या फिर कोई भी परेशानी हुई हो, तो ये पेज हम जाकर के वहाँ डाल देंगे, आप वहाँ से जाकर के लिख लीजिएगा। क्लियर हो गया। अब चलते हैं हम अपने टॉपिक की तरफ। और ये था आपका एक ही बार हुआ। रोम के राजा जो थे, उन्होंने, रोम के जो राजा थे, उन्होंने इसको रोक दिया। नाम क्या था, थियोडोसियस। लेकिन क्या फिर शुरुआत हुआ, हाँ जी फिर से शुरुआत हुआ। और वो बात कर रहे हैं कि कैसे शुरुआत हो पाई, तो देखिए वो था प्राचीन, अब लिखेंगे आधुनिक। अब क्या लिखेंगे, आधुनिक, आधुनिक ओलंपिक खेल, आधुनिक ओलंपिक, आधुनिक ओलंपिक खेल की बात करेंगे। तो आधुनिक ओलंपिक खेल जो है, ये आपका प्रारंभ जो होगा वो होगा आपका 1896 ईस्वी। क्लियर हो गया। किसने प्रयास किया कि शुरू होना चाहिए, तो एक थे फ्रांस के, फ्रांस के नाम याद रखेंगे, फ्रांस के पियरे डी, पियरे डी कुबार्टिन, पियरे डी कुबार्टिन जो हैं, इन्होंने जो है प्रयास किया। और प्रयास के बाद फिर से शुरू हुआ। तो कहाँ खेला गया, तो आप ध्यान रखेंगे इसका, यूनान के एथेंस शहर, यूनान के एथेंस शहर, यूनान के एथेंस शहर में खेला गया। हो गया। बात करेंगे कि भारत में ओलंपिक कैसे क्या रहा योगदान, तो उसके बारे में बात कर लेते हैं। भारत में ओलंपिक, तो भारत में जब ओलंपिक की बात करेंगे तो सबसे पहले भाग लेने वाले थे 1900 ईस्वी में। देखिए जब दूसरी बार शुरू हो रहा है, तो उस समय अगर बात करें तो उस समय 1896 में शुरुआत, उस समय भाग नहीं लिए। भारत ने भाग लिया 1900 ईस्वी में। और भाग लेने वाले जो थे उनका नाम था नॉर्मन, नॉर्मन फिजार्ड। क्या नाम है उनका, नॉर्मन फिजार्ड नाम है उनका। इन्होंने 1900 ईस्वी में भाग लिया सबसे पहले। अगर पूछा जाए कि ये किस
ये इंडियन में ही थे, लेकिन ये जो थे एंग्लो इंडियन, एक याद रखेंगे इनका कि ये एंग्लो इंडियन है। ये एंग्लो इंडियन, एंग्लो इंडियन बताया गया होगा कि ये जो है, जो यहाँ पर आते थे, जो अंग्रेज थे, वहाँ से जब इनका शादी हो जाता तो उनसे जो होते थे संतान, उनको बोलते थे एंग्लो इंडियन। ये जो गेम जो कहा जाए कौन से खेल से संबंधित थे, अगर किस खेल से संबंधित थे, अगर ये बात कर ले तो ये ध्यान रखेंगे एथलेटिक्स। अब कौन से खेल से थे? एथलेटिक्स से ये संबंधित थे। और ये 2 रजत पदक जीते हुए थे। कितने रजत पदक? 2 रजत पदक जीते हुए थे। हो गया, तो ये क्लियर हो गया होगा। 2 रजत पदक क्या किए हुए थे? ये जीते हुए थे। आगे बात करेंगे कि भारत जो है पहला स्वर्ण पदक आपका जो जीता हुआ है, पहला स्वर्ण पदक की अगर बात करें, किसका पहला स्वर्ण पदक का, तो वो हो जाएगा 1928 ईस्वी में। 1928 ईस्वी में हो गया। कहाँ पर गेम हो रहा था? तो एम्स्टर्डम। कहाँ गेम हो रहा था? तो एम्स्टर्डम, एम्स्टर्डम हॉलैंड, वहाँ पर गेम हो रहा था और वहाँ पर जीता गया पहली बार फुटबॉल में। कहाँ जीता गया था? तो पहली बार फुटबॉल में ये जीत, सॉरी फुटबॉल करें, हॉकी में, हॉकी में जीता गया था। तो हॉकी याद रखेंगे यहाँ से, हॉकी में ये जीता गया था। क्लियर हो गया। अगर हम बात करें इसके अलावा कब कब जीता था भारत ने स्वर्ण पदक आपका हॉकी में, तो 1932। बात करेंगे आगे 1936। इसके आगे बात करेंगे 1948 में। देखिए ये बीच में गैपिंग है, हम गैपिंग की बात कर लेंगे। उसके बाद जीता 1952 में, फिर आपका जीता है 56 में, 60 में रजत पदक जीता है। इसके बाद आया 64 में, 64 के बाद आपका आया 1980 में। क्लियर हो गया। उसके बाद स्वर्ण पदक नहीं आया है। उसके बाद कांस्य पदक 2024 में जो आया वो कांस्य पदक आया, ब्रॉन्ज मेडल आया हुआ है। बात करेंगे रजत पदक कब आया है? 60 में। ये देखिए 40-44 गैप है, क्योंकि यहाँ द्वितीय विश्व युद्ध हो रहा था तो यहाँ पर गेम नहीं हो पाया। 52 के बाद 56, 60 नहीं आया। 60 में जो है ये भारत जो है फाइनल पहुंचा, लेकिन ये नहीं जीत पाया और सिल्वर मेडल यानी कि रजत पदक जीता। रजत पदक कब जीता? तो आपको याद हो जाएगा अब 1960 में। यहाँ पर गैपिंग जो है वहाँ पर हो गया आपका। 59 में रजत पदक जीता। 64 के बाद फिर आपका जो आया वो आपका कौन सा? तो कांस्य पदक आया है 68 में और 72 में। 68-72 में भी आया है तो कांस्य पदक आया है। और एक अब आया है 2020 और 24 में। हम यहाँ लिख देते हैं कि कब कब क्या हुआ। तो अगर पूछ ले आपसे, अगर आपसे पूछ लिया जाए रजत पदक, तो 60 में बता ही दिया आपको। अगर बात करें कि कांस्य पदक का, तो कांस्य पदक जो आया है वो आया है आपका, और एक हो जाएगा 1968, एक आ जाएगा 1972 में, फिर आएगा 2020 में, और फिर हो जाएगा 2024 में। तो इस तरह से जो था पदक आपका आया है। अब आपको क्लियर हो गया होगा, हमने पूरी तरह से बात कर लिया इसमें कि आपका ओलंपिक दिवस कब मनाया जाता है। तो इसके बारे में हमने बात किया कि 23 जून को मनाया जाता है। शुरुआत कब हुआ? 1948 ईस्वी में शुरू हुआ। प्राचीन ओलंपिक जो शुरू हुआ 76 ईसा पूर्व में, लेकिन एक बार खेलने के बाद ये बंद हो गया। कहाँ खेला गया था? यूनान के ओलंपिया में। रोम के डिसोरियस जो थे आपके थियोडोरी थियोडोसियस, उन्होंने इसको रोक लगा दिया था। इसके बाद फिर से शुरू हुआ, और फिर से जो शुरू कराने वाले थे वो थे कहाँ के? फ्रांस के थे। फ्रांस के पियरे डी कोबार्टिन, उन्होंने शुरू किया। अब हमने बात किया कहाँ हुआ था? यूनान के एथेंस शहर में। भारत में बात किए तो नॉर्मन फिजार्ड पहले जो थे 1900 में भाग लिया। 98 से आधुनिक जो शुरू हुआ था, उन्होंने 2 रजत पदक जीता। एंग्लो इंडियन थे। इसके बाद हमने बात किया पहला जो जीता गया 1928 ईस्वी में, एम्स्टर्डम हॉलैंड में हुआ था। इसके बाद उन्होंने लाइन लगा दिए भारत ने 32, 36, 48, 52, 56, 64, 80 में। एक बचा 60, 60 में इनको रजत पदक मिला। बाकी 4 कांस्य पदक मिला है, 68 में, 72 में, फिर 2020 में, फिर 2024 में। तो अब आप आराम से यहाँ पर टिक लगा सकते हैं कि आपका
क्वेश्चन क्या था? क्वेश्चन था ओलंपिक भारत द्वारा हॉकी का पहला स्वर्ण पदक। तो अब तो क्लियर हो गया होगा 1928 में, क्लियर हो गया। तो 1928 में भारत ने जीतना शुरू किया और 28 के बाद लाइन लगा दिया था आपका। अब चलते हैं आगे 2011 के जनगणना के अनुसार। तो 2011 के जनगणना के अनुसार बात करेंगे भारत की साक्षरता दर कितनी थी। तो हम बात कर लेते हैं साक्षरता दर जो थी 74.04% भारत की जनगणना थी, जनगणना के अनुसार साक्षरता थी 2011 में। अगर यहीं पर मेल का पूछ लिया जाए तो ध्यान रखेंगे आप 82.14%। अगर फीमेल का पूछ लिया जाए तो याद रखेंगे आप 65.46% रहेगा, हो गया। 1951 में अगर पूछ ले 1951 में साक्षरता, तो आप ध्यान रखेंगे उस समय जो था बहुत कम था, 18.33% ही हमारी साक्षरता थी। तो यहाँ तक आपको क्लियर हो गया होगा। अब चलते हैं अगले सवाल की तरफ, और अगला सवाल बोल रहा है 4 नंबर, किस घटना को द्वितीय विश्व युद्ध का ड्रेस रिहर्सल कहा जाता है? मतलब रिहर्सल कहा गया है कि होने से पहले का, द्वितीय विश्व होने का पहले, द्वितीय विश्व कब हुआ था? तो 1939 से 1945 के बीच चला ये, 1939 से 1945। और हमने जिक्र कर चुका है कि 45 में जापान पर बम गिराया गया था 2 शहर पर, हिरोशिमा और नागासाकी, 6 अगस्त 9 अगस्त को। 6 अगस्त को जो बम गिराया गया उसका नाम था लिटिल बॉय, 9 अगस्त को जो नागासाकी पर गिरा उसका नाम था फैट मैन। हो गया यहाँ तक। तो द्वितीय भी रिहर्सल जो था वो माना जाता है आपका स्पेन का गृह युद्ध। स्पेन का गृह युद्ध कब हुआ था? तो ध्यान रखेंगे आप 1936 से लेकर के 1939 तक, और उसके बाद 1939 से क्या शुरू हो गया? द्वितीय विश्व युद्ध, इसीलिए कहा गया कि ये ड्रेस रिहर्सल था। आगे बात करेंगे रूस की क्रांति का। तो रूस की क्रांति जो हुई थी वो 1917 में हुई थी। 1900 कब हुई थी? 17 में। एक और आपको याद रखना है कि 22 जनवरी 1905 को एक क्रांति हुई रूस में ही, जिसको खूनी रविवार के नाम से ये जाना जाता है। पूरी गोलियां चला दी गई थी लोगों पर, काफ़ी नरसंहार हुआ था, इसीलिए कहा गया खूनी रविवार। और ये रविवार की घटना हुई थी, इसलिए लिखा गया खून की होली रविवार के दिन खेला गया, तो नाम पड़ गया खूनी रविवार। 22 जनवरी 1907 नहीं है, सॉरी 1905 है ये। कब है? 1905 है आपका। क्लियर हो गया। अब एक बात करते हैं, प्रथम विश्व युद्ध तो सबको पता होगा 1914 से शुरू हुआ और 1918 में क्या हो गया? खत्म हो गया। और आप अगला बात करते हैं जापान युद्ध का। अब किसकी बात करते हैं? जापान चीन जापान युद्ध। चीन जापान युद्ध जो था इसके बारे में भी जान लेते हैं। चीन जापान युद्ध 2 बार लड़ा गया, और वो 2 बार कौन कौन सा था वो देख लेते हैं चीन जापान युद्ध का। तो इसमें कहा जाएगा कि पहला जो लड़ा गया 1894-95 में लड़ा गया। कब लड़ा गया था? 94-95 में लड़ा गया था। इसका कारण क्या था? अगर ये दोनों लड़े आपस में तो कारण क्या था? कारण कोरिया था जी। कारण क्या था? कोरिया। क्या कोरिया पर क्या था कि ये लोग चाहते थे कि प्रशासनिक और सैन्य नियंत्रण हम रखें। प्रशासनिक और सैन्य नियंत्रण जो था ये रखना चाह रहे थे। जापान भी चाह रहा था और चीन भी चाह रहा था, इसलिए युद्ध हुआ। इसमें कौन विजय हुआ? तो इसमें जापान विजय हुआ। लेकिन जब द्वितीय हुआ, द्वितीय कब हुआ? तो द्वितीय की बात करेंगे अगर हम तो 37 से 45, 1937 से 45, और वही बम गिरता है और उसके बाद जापान जो है पूरी तरह से सरेंडर कर देता है अपने आप को। वही था 37 से 45 के बीच में, और ये था आपका चीन जापान युद्ध। अब क्लियर हो गया होगा। चलते हैं अब अगले सवाल की तरफ, और अगला सवाल क्या कर रहा है वो देख लेते हैं। तो इसका आंसर क्या आंसर हो जाएगा? तो इसका आंसर हो जाएगा स्पेन का गृह युद्ध। अब चलते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल बोल रहा है
कौन सा राष्ट्रपति थे जो ऑल इंडिया रेलवे मेंस फेडरेशन से संबंधित थे? तो हुए थे वीवी गिरी, इसके आंसर हो जाएंगे। बात कर लेते हैं कुछ वीवी गिरी के बारे में। तो याद रखेंगे 1926 और एक होगा 1942। 1926 और एक कब होगा? 1942 में ये जो थे भारतीय ट्रेड यूनियन, भारतीय ट्रेड यूनियन, भारतीय ट्रेड यूनियन के ये जो थे अध्यक्ष थे, के अध्यक्ष थे ये, हो गए। आगे बात करेंगे कि 1967 में, कब? 1967 की बात करें तो ये देश के उपराष्ट्रपति बने, देश के उपराष्ट्रपति बने, उपराष्ट्रपति बने, हो गया, देश के उपराष्ट्रपति बने। बात करेंगे कि 1969 ईस्वी में, कब की बात कर रहे हैं? 1969 ईस्वी में ये देश के कार्यवाहक राष्ट्रपति भी बने, देश के कार्यवाहक राष्ट्रपति बने, देश के कार्यवाहक राष्ट्रपति बने। कहा जाएगा कि 1969 में कार्यवाहक कैसे बन गए? तो 1969 ईस्वी में जाकिर हुसैन जो राष्ट्रपति थे उनका देहांत हो जाता है और उसके बाद ये देश के कार्यवाहक जो है राष्ट्रपति बन गए। लेकिन फिर इन्होंने क्या किया? इस्तीफा दे दिए और 1969 में फिर राष्ट्रपति पद से निर्दलीय चुनाव लड़ गए। कौन सा चुनाव लड़ गए? निर्दलीय। 1969 ईस्वी में ही वहाँ से हट गए, इस्तीफा दे दिए, उपराष्ट्रपति पद से हट गए। और इसके बाद ये जो है आपके राष्ट्रपति चुनाव लड़ गए और निर्दलीय राष्ट्रपति से खड़े होते हैं, निर्दलीय राष्ट्रपति से खड़े होते हैं और क्या होते हैं? चुनाव जीत जाते हैं। चुनाव क्या हो गए? जीत गए, आपके चुनाव जीत गए। तो चुनाव जब जीत गए तो यहाँ से जो कहा जाएगा आपका चुनाव जीत जाते हैं और इस तरह से ये भारत के राष्ट्रपति बनते हैं और देश के कौन नंबर के बनते हैं? तो चौथे नंबर के। कौन से नंबर के? चौथे नंबर के ये राष्ट्रपति आपके बनते हैं। क्लियर हो गया होगा यहाँ तक। आगे चलते हैं अब हम। इसके बाद कहा जाएगा अगर कि देश के प्रथम निर्दलीय राष्ट्रपति कौन चुने गए? तो वही थे आपके वीवी गिरी। अगला कुछ ऑप्शन और भी हैं, उनको भी देख लेते हैं। उनको ऑप्शन में देखते हैं कि क्या था। और तो ये थे आपके वीवी गिरी के बारे में जान गए। इनका आंसर ये था। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के बारे में जाना है कि जानते ही होंगे, फर्स्ट प्रेसिडेंट थे ये। और इनका कार्यकाल आपको जानते ही होंगे, 50 से कितना तक था? 62 तक था। 50 से कितना? 62 तक था। आगे बात करेंगे अब अगर हम तो ये हो जाएंगे सर्वपल्ली राधाकृष्णन के बारे में। तो सर्वपल्ली राधाकृष्णन जो थे फर्स्ट आपके जो थे उपराष्ट्रपति थे। उपराष्ट्रपति थे, फर्स्ट क्या थे? उपराष्ट्रपति थे ये। क्लियर हो गया। कब से कब तक थे? तो ये बने थे 52 से 62। और यहाँ पर जो है आपका इसके बाद 1962 से 67 तक ये क्या रहे? राष्ट्रपति के पोस्ट पर ये रहे। कौन? सर्वपल्ली राधाकृष्णन। एपीजे अब्दुल कलाम की बात कर ले तो ये 11वें राष्ट्रपति थे। कितने नंबर के थे? 11वें राष्ट्रपति थे। और 11वें राष्ट्रपति जो थे इनका कार्यकाल कितना से कितना रहा? 2002 से 2007 तक इनका कार्यकाल रहा। हो गया। चलते हैं अब अगले सवाल की तरफ। और अगला सवाल जो है, आइए यहाँ पर देख लेते हैं कि कौन सा शब्द पुल्लिंग है। तो याद रखेंगे क्षेत्र इसका आंसर हो जाएगा। आगे बात करते हैं सिरपुर भूमि आर्द्रभूमि कहाँ स्थित है? तो ये स्थिर है आपका, ये बात करेंगे सिरपुर जो आर्द्रभूमि के पहले हम कुछ जान लेते हैं, उसके बाद हम बात करेंगे कि कहाँ पर स्थित है। चलिए बात कर लेते हैं विश्व आर्द्रभूमि दिवस कब मनाया जाता है? विश्व आर्द्रभूमि दिवस, विश्व आर्द्रभूमि दिवस कब मनाया जाता है? विश्व आर्द्रभूमि दिवस कब मनाया जाता है? तो याद रखेंगे ये 2 फरवरी को मनाया जाता है। बात करेंगे
इसके बारे में कि ये रामसर साइट लिया गया। रामसर, तो रामसर जो है ये कहाँ पर है, तो ये ईरान में पड़ता है। बैठक कब हुई थी, तो 2 फरवरी 1971 को बैठक हुई थी। क्लियर हो गया, हम यहाँ लिख दिए इसको 2 फरवरी 1971 को, इसलिए 2 फरवरी को मनाया जाता है। अब आते हैं सिरपुर भूमि का। सिरपुर भूमि जो है ये आपका कब शामिल हुआ रामसर साइट में, 2022 में। कब शामिल हुआ है, तो आप याद रखेंगे 2022 में। और ये कहाँ पड़ता है, तो ये इंदौर में पड़ता है। क्लियर हो गया। अगर हम बात करें यहीं पर कि आपका पहला रामसर साइट कौन सा है भारत में, तो पहला अगर पूछ ले तो पहला हो जाएगा आपका चिल्का झील। कौन सा, चिल्का झील। और चिल्का झील जो है आपका कब शामिल हुआ था, तो 1981 में। केवलादेव आता है दूसरे नंबर पर। कौन सा, केवलादेव। और केवलादेव शामिल कब हुआ था, तो ये शामिल हुआ था 1981 ईस्वी में ही शामिल हुआ था। केवलादेव कहाँ पड़ता है, तो राजस्थान में। केवलादेव कहाँ पड़ता है, तो हम यहाँ लिख देते हैं आपका राजस्थान में ये पड़ता है। केवलादेव जो है अब कहाँ पड़ता है, तो ये पड़ता है राजस्थान में। हो गया, तो ये हो गया आपका राजस्थान में पड़ता है। चलिए आगे बात करते हैं इसके बाद कि बिहार में कितने हैं। रामसर साइट अगर पूछ ले तो आप ध्यान रखेंगे कि आपके रामसर साइट जो है बिहार में कितने हैं। तो बिहार की बात कर लेते हैं। देखिए, तो बिहार में अगर पूछ ले तो बिहार में हो गए हैं अब 3। बिहार में कितने, 3। एक हो जाएंगे कांवर ताल झील। कांवर ताल झील ये कब हुआ था, तो ये ध्यान रखेंगे आप। कांवर ताल झील जो है 2020 में। एक अभी शामिल हुआ है नागा पक्षी अभयारण्य। नागा पक्षी अभयारण्य और ये हो जाएगा आपका 2023 में। एक हो जाएगा नकटी पक्षी अभयारण्य। नकटी पक्षी अभयारण्य, तो ये भी आपका कब शामिल हुआ था, 2023 में। तो इस तरह से बिहार में कितने शामिल हो गए, अब 3। तो ये क्लियर हो गया होगा। चलते हैं अगले सवाल की तरफ। और अगला सवाल बोल रहा है कि कवि जीवन आनंद दास का जन्म कब हुआ था, तो वो ध्यान रखेंगे 1899 ईस्वी में। और ये कौन है, तो बंगाली कवि हैं। कौन से कवि हैं, तो ये बंगाली कवि हैं। क्लियर हो गया। ध्यान रखेंगे कुमार क्लासेस 9 में आप पेज मिल जाएगा। कुमार क्लासेस 9 आप ज्वाइन कर लेंगे, वहाँ आपको इसका पेज मिल जाएगा। चलिए आगे चलते हैं। और अगला क्वेश्चन है मानववाद के जनक कौन है। मानववाद के जनक, तो ये हो जाएंगे आपको फ्रांसिस्को पेट्रोक। फ्रांसिस्को पेट्रोक जो हैं वो मानववाद के जनक हो जाएंगे। बात करेंगे इनके बारे में, कुछ चीज़ और भी जान लेते हैं। तो ये जो हैं इटली के रहने वाले हैं। कहाँ के रहने वाले हैं, ये इटली के रहने वाले हैं। बात करेंगे सुकरात का, तो सुकरात के बारे में आपको पता होगा कि प्राचीन यूनानी दार्शनिक थे। प्राचीन यूनानी दार्शनिक थे ये ध्यान रखेंगे। प्राचीन यूनानी दार्शनिक थे ये। इनके जो थे, ये इनके शिष्य जो थे उनका नाम था प्लूटो। ये प्लूटो क्या हैं, शिष्य हैं। कहा जाता है कि ये कहते हैं कि सुकरात के हम अनपढ़ हैं और पूरे बाजार में खड़े होकर के लोगों को बताते थे, चीज़ों को समझाते, लिखते उखते नहीं थे। ये केवल फिलोसफर थे, जाके लोगों को बोलते थे कि इस तरह से करिए, ऐसे करिए। और प्लूटो उनके बातों को लिखते थे। और फिर उनने स्कूल खोला और पढ़ाना शुरू किया। और वहाँ पर जो है पढ़ाएं और बताएं कि हमारे गुरु कौन है, सुकरात हैं। और प्लूटो जो गुरु थे वो अरस्तु के थे। अरस्तु के बारे में तो पता होगा ही, इनको कहा जाता है जीव विज्ञान का जनक। जीव विज्ञान का जनक। तो आप समझ सकते हैं कि ऑप्शन कैसे दिया था, फ्रांसिस्को पेट्रोक तो मानववाद के जनक। क्लियर हो गया। सुकरात प्राचीन यूनानी दार्शनिक थे, इनके शिष्य हो गए प्लूटो। प्लूटो के शिष्य कौन होंगे, अरस्तु।
अगर सवाल ये कर लिया जाए कि मानववाद आखिर है क्या, इसके बारे में जान लेते हैं। तो मानववाद अगर बात करें, मानववाद क्या है, तो मानववाद के बारे में जानेंगे कि ये जो है आपका मानव क्षमता, किसका, मानव क्षमता। दूसरा बात करेंगे अगर हम तर्क, दूसरा क्या बात करेंगे, तर्क और नैतिकता पर, और किस पर, नैतिकता पर। ये क्या करता है, जोर देता है, जोर देता है। हो गया, तो ये था आपका। आगे हम बात करेंगे अगले नंबर सवाल पर, 10 नंबर। अब बात करते हैं 10 नंबर सवाल पर कि 10 नंबर सवाल क्या कह रहा है। 10 नंबर सवाल देखते हैं। बोला जा रहा है कांग्रेस के कौन से उदारवादी नेता ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स के सदस्य रह चुके हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा दादा भाई नौरोजी। दादा भाई नौरोजी का दूसरा नाम भी है और वो है ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया। ग्रैंड ओल्ड मैन, ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया, इनका ये नाम है आपका। क्लियर हो गया। अगर हम बात करें कि इन्होंने भारत में पहली बार, ये हम सवाल करा चुके हैं, भारत में पहली बार राष्ट्रीय आय बताने वाले यही थे। भारत का राष्ट्रीय आय बताने वाले ये पहले हैं जिन्होंने बताया था प्रति व्यक्ति आय कितनी है, 20 रुपया। राष्ट्रीय आय बताने वाले पहले व्यक्ति कौन हैं, तो वो हैं आपके दादा भाई नौरोजी। कितना बताए थे, 20 रुपया प्रति व्यक्ति। अगला हम बात करेंगे कि हाउस ऑफ कॉमन्स जो था ब्रिटिश का, क्या इन्होंने तो जीत चुके थे, क्या इसके पहले भी कोई खड़ा हुआ था, तो जी हाँ, पहले जो खड़ा हुए थे WC बनर्जी, उमेश चंद्र बनर्जी, ये खड़े हुए लेकिन हार गए। 2 बार खड़े हुए, दोनों बार ये हार गए। और ये जो बने थे कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष, 1985 में जो हुआ था, कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष बने थे ये 1885 ईस्वी में। ध्यान रखेंगे इसका, WC बनर्जी। अगला सवाल की तरफ चलते हैं और अगला सवाल जो कह रहा है वो है आपका कि लोटा पहाड़ किस जिला में है। लोटा पहाड़ की बात करें अगर हम, तो लोटा पहाड़ आपका जाएगा सिंहभूम जिला। सिंहभूम जिला कहाँ पड़ता है, झारखंड में पड़ता है। झारखंड की राजधानी जो है रांची है। क्लियर हो गया। धनबाद की अगर बात करें, किसके बारे में बात करें, धनबाद की अगर बात करें तो खनन पर्यावरण केंद्र है यहाँ पर। खनन पर्यावरण केंद्र है यहाँ पर। कहाँ पर, धनबाद में। हम कुछ और जान लेते हैं लोटा पहाड़ के बारे में कि लोटा पहाड़ क्यों नाम पड़ा है। तो कहा जाता है लोटा पहाड़ के बारे में, कहा जाता है कि यह लोटे का आकार का है। कैसा आकार का है, लोटे का आकार का है, इसलिए नाम पड़ा है लोटे के आकार का। लोटे के आकार का नाम पड़ा है यहाँ पर। अगर हम बात करें यहाँ पाषाण युग के अवशेष क्या मिले हैं यहाँ पर, पाषाण युग के अवशेष मिलते हैं यहाँ पर। पाषाण युग के अवशेष मिलते हैं। और अगर हम बात करें यहाँ पर तो लौह अयस्क भी मिलते हैं। क्या मिलते हैं, लौह अयस्क भी मिलते हैं यहाँ पर। क्लियर हो गया यहाँ पर। तो ये था जो था आपका लोटा पहाड़ के बारे में, क्लियर हो गया। अब चलते हैं अगले सवाल की तरफ, 12 नंबर। और 12 नंबर सवाल क्या है कि गाड़ी के साइड मिरर में किस दर्पण का उपयोग होता है। इसके पहले हम कुछ दर्पण के बारे में जान ले तो बेहतर होगा। जैसे हम बात करेंगे अभी समतल दर्पण के बारे में। कौन से दर्पण, समतल दर्पण के बारे में जानेंगे तो बेहतर होगा। जैसे बात करें समतल दर्पण के बारे में, तो प्रतिबिंब इसमें जो बनता है, प्रतिबिंब जो बनता है वो कहाँ बनता है, तो पीछे बनता है। कहाँ बनता है, पीछे बनता है। कितना पीछे बनेगा, जितना वस्तु
दर्पण के सामने होगा, वस्तु दर्पण के सामने होगा, दर्पण के सामने होगा उतना ही पीछे बनेगा, उतना ही पीछे। मीनिंग समझा देते हैं, कहने का सेंस क्या है। ये अगर दर्पण है, अगर वस्तु यहाँ पर है, अगर ये वस्तु यहाँ पर है 20 सेंटीमीटर की दूरी पर, तो दर्पण से 20 सेंटीमीटर की दूरी ले लीजिए, तो यहाँ इसका प्रतिबिंब बनेगा। क्लियर हो गया। तो इसी को बोलते हैं कि जितना सामने होगा उतना ही पीछे बनेगा। दूसरा, प्रतिबिंब कैसा होगा, तो काल्पनिक होगा। कैसा होगा? काल्पनिक होगा। दूसरा, सीधा होगा। हो गया, काल्पनिक होगा, सीधा होगा, वस्तु के बराबर होगा, वस्तु के बराबर होगा और पार्श्व बनाएगा। कैसा बनाएगा? पार्श्व बनाएगा। हम यहाँ लेते हैं पार्श्व। पार्श्व का मतलब क्या होता है? लेफ्ट का राइट और राइट का क्या बनाएगा? लेफ्ट बनाएगा। पैकेट अगर लेफ्ट होगा दर्पण में देखें तो राइट दिखाई देगा, अगर पैकेट राइट में है तो किधर दिखाई देगा? लेफ्ट में आपको दिखाई देगा। अगला अगर हम बात करें, तो अगर हम अगला बात करें इसमें, तो बात करेंगे और इसमें कि अगर भी वेग से दर्पण को देखेंगे, दर्पण में अगर कोई वस्तु भी वेग से आ रही है तो वो 2v से आपको दिखाई देगा। अगर आपतित किरण को थीटा से घुमाते हैं, कितना से? थीटा से घुमाते हैं, थीटा से घुमाते हैं, तो ये 2 थीटा से घूमता हुआ दिखाई देगा। क्लियर हो गया? यहाँ तक आपको क्लियर हो गया होगा। अगर आपको प्रतिबिंब, हम नहीं लिख रहे हैं, बोल दे रहे हैं, ध्यान सुनिएगा कि यदि आपको प्रतिबिंब देखना है पूरा फुल अपना का, तो दर्पण कम से कम आधा होनी चाहिए। आवर्धन क्षमता इम्पोर्टेंट है, याद रखेंगे। आवर्धन क्षमता इसका 1 के बराबर होता है। कितने के बराबर होता है? तो ध्यान रखेंगे 1 के बराबर होता है, क्योंकि HI/HO जो होता है वो आपका HI/HO और हाइट ऑफ इमेज और हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट जो होता है बराबर होता है, तो कितना आ जाएगा? 1 होता है। ये इंपॉर्टेंट है, रेलवे में पूछा जा चुका है, तो इसका आप खास ध्यान रखेंगे। चलिए अगला जो है आपका, हम बात कर लेते हैं ऑप्शन का, अवतल दर्पण के बारे में। अवतल दर्पण के बारे में बात कर लेते हैं। तो अवतल दर्पण जो था, अवतल दर्पण का दूसरा नाम, अवतल दर्पण का दूसरा नाम की अगर बात करें, तो अवतल दर्पण का दूसरा जो नाम है वो याद रखना बहुत जरूरी है, अभिसारी दर्पण। कौन सा दर्पण? अभिसारी दर्पण। ये रहा आपका। क्लियर हो गया? इसका आवर्धन की बात करें तो पॉजिटिव भी होगा, आवर्धन की बात करेंगे पॉजिटिव भी होगा, निगेटिव भी होगा और +1 भी होगा। क्लियर हो गया? उत्तल की अगर बात करें, उत्तल का, तो ये आवर्धन जो होगा ऑलवेज क्या होगा इसका? ऑलवेज इसका निगेटिव होगा। क्लियर हो गया? उत्तल को क्या बोलते हैं? अपसारी दर्पण कहते हैं। तो इस तरह से आपका क्लियर हो गया होगा। चलिए देख लेते हैं यहाँ पर। तो इसका जो आंसर हो जाएगा साइड मिरर के रूप में किसका किया जाता है, अगर सवाल है तो इसका आंसर मारेंगे कौन सा? उत्तल दर्पण इसका आंसर हो जाएगा। हीरा का अपवर्तनांक याद होगा 2.42 होता है, ये कांच का होता है, ये कांच का होता है और ये पानी का होता है। हो गया? चलिए अब जो है थोड़ा सा हम क्लास को स्टॉप करें, मन बहुत हार चुका है। एक शायरी के साथ हम इसको स्टॉप करेंगे और ध्यान सुनिएगा। जीवन में अंधकार तभी अधिक बढ़ता है, ध्यान से, जीवन में अंधकार तभी अधिक चढ़ता है जब व्यक्ति शिक्षा को छोड़ अज्ञान की तरफ बढ़ता है। क्लियर हो गया होगा? फिर से शायरी को एक बार और दूसरे शायरी के साथ बन इस क्लास को स्टॉप करेंगे। और दूसरा शायरी ये है, तेरे जीवन में अगर पढ़ाई का कोई घोल होगा तभी तेरे जीवन का कोई मोल होगा। इसी के साथ आज की क्लास को यहीं पर समाप्त करते हैं। मिलते हैं अगले क्लास में 14 नंबर सवाल के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।